जब आप प्राचीन राजनीति के बारे में सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है? तलवार, सेना, लूट, दुश्मन पर विजय। अगर कोई आपको ये बताए कि हमारे देश में लगभग 2300 साल पहले एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया जो ये कहता है कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा की सुख, शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करना। ये लाइन किसी मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का मैनिफेस्टो नहीं है, ये किसी यूएन रिपोर्ट का कोटेशन भी नहीं है, ये हमारे अपने आचार्य चाणक्य की सोच है और अर्थशास्त्र में लिखी गई है। जब दुनिया के कई हिस्सों में राजा सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे, तब भारत में एक आचार्य ने लिखा कि राजा की असली पहचान उनकी प्रजा की खुशी से होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी अर्थशास्त्र में यही आचार्य इतनी क्लैरिटी से ये भी लिखते हैं कि अगर आप एक सरकारी अफसर को राजा के खजाने की देखभाल की जिम्मेदारी दे दो और फिर उससे ये उम्मीद रखो कि उसके मन में ज़रा भी लालच ना आए, तो ये एक्सपेक्टेशन इंसान की फितरत के खिलाफ है। कड़वी बात है, लेकिन इसमें एक ब्रूटल ऑनेस्टी है। अनफॉर्चुनेटली आज जब हम गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये सारे आइडियाज़ वेस्ट की देन है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि 2300 साल पहले भारत ने अर्थशास्त्र के रूप में स्टेट क्राफ्ट का एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया था जो आज भी काफी हद तक रेलेवेंट है। वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया, द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। एक ही एपिसोड में पूरा अर्थशास्त्र टेक्स्ट डिस्कस कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आचार्य चाणक्य की मंडल थ्योरी और आज का जियोपॉलिटिकल दौर उनके नज़रिए से एक आदर्श हेड ऑफ स्टेट का रूप और इकोनॉमी और अफसर के बारे में उनके ऐसे विचार जो आज भी इंडियन गवर्नेंस पर सीधा लागू होते दिखेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ये शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। आजकल हम अर्थ को सिर्फ पैसा या वेल्थ समझ लेते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय सोच में अर्थ का मतलब था मटीरियल वेलबीइंग, समृद्धि और राज्य की स्थिरता और शक्ति। जैसे वो अंग्रेजी पिक्चर थी ना जेरी मैग्वायर में, उसमें एक शब्द था क्वान, जिसमें वेल्थ, ऑर्डर, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलके एक शब्द होता था क्वान। अर्थ भी वैसा ही है। ये चार पुरुषार्थों में से एक है अर्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्र का मतलब है एक सिस्टमैटिक विज्ञान, एक ऐसा ग्रंथ जो किसी विषय को पूरी तरह से समझाता है। तो अर्थशास्त्र ये सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं, ये राज्य व्यवस्था, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब का एक कंबाइंड ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। वही चाणक्य जो तक्षशिला के विद्वान गुरु थे और जिन्होंने नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य हासिल करने के लिए तैयार किया, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और उस समय के बिखरे हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र की सोच दी। अर्थशास्त्र में चाणक्य किंग को गाइड करते हैं कि राज्य कैसे चलाना है, टैक्स कैसे लगाना है, रोड, ट्रेड रूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्पाई नेटवर्क कैसे रखना है, उस समय भी धुरंधर होते थे, दुश्मन से कैसे निपटना है और कैसे डिप्लोमेसी और समझदारी से ऑर्डर मेंटेन करना है।
उनके हिसाब से गुड गवर्नेंस का मतलब था नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा हो, अर्थव्यवस्था डायनामिक हो और एडमिनिस्ट्रेशन साफ सुथरा हो। किंग एब्सोल्यूट है लेकिन अत्याचारी नहीं हो सकता। In the happiness of his subjects lies his happiness. In their welfare, his welfare. Whatever pleases himself, he shall not consider as good, but whatever pleases his subjects, he shall consider as good. Effectively, the king must set aside all his likes and dislikes. He does not exist for his own pleasure, he exists for them. चाणक्य एक और बहुत गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं राज्य के 7 अंगों का ख्याल रखना जरूरी है। इसे वो सप्तांग थ्योरी कहते हैं। सप्त मतलब 7 संस्कृत में। तो ये सप्तांग के 7 कौन है भाई? एक है राजा यानी स्वामी, फिर अमात्य, उसके मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स, जनपद यानी जमीन और लोग, दुर्ग यानी सुरक्षित राजधानी, फोर्ट्स, कोष यानी ट्रेजरी खजाना, दंड या बल यानी सेना शस्त्र शक्ति और मित्र यानी एलाइज। उनका मानना था कि अगर ये सारे अंग मजबूत और संतुलित रहें तभी राज्य टिकता है और आगे बढ़ता है। आज के मॉडर्न स्टेट्स में भी लीडर, कैबिनेट, टेरिटरी, कैपिटल, बजट, आर्मी, एलाइज की चर्चा तो है। स्ट्रक्चर अलग है, समय अलग है, लेकिन अर्थशास्त्र के फ्रेमवर्क से काफी सिमिलर। अब चलते हैं उस थ्योरी की तरफ जो चाणक्य की सबसे मशहूर देन मानी जाती है, मंडल थ्योरी। मंडल यानी एक चक्र, एक घेरा, एक सर्कल ऑफ स्टेट्स। चाणक्य कहते हैं कि एक विजिघिषु राजा, वैसे संस्कृत में विजिघिषु राजा का मतलब है एक ऐसा राजा जो विजय चाहे। तो चाणक्य कहते हैं कि एक विजिघिषु राजा ये होता है जो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता है और ज़रूरत पड़े तो उसे एक्सपैंड करना चाहता है। ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता है। इस विजिघिषु के राज्य का सबसे नज़दीकी पड़ोसी उसका नेचुरल शत्रु होता है और ये हम हमारे वेस्ट में देखते हैं। मैं डिप्लोमेट रहा हूँ तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे वेस्ट में हमारा कौन सा देश है। तो ऐसा देश हमारा दुश्मन क्यों होगा, पड़ोसी क्यों? क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट बॉर्डर पर ही टकरा जाते हैं। पानी, ज़मीन, सुरक्षा, ट्रेड रूट, सब पर कंपटीशन है। लेकिन इस शत्रु राज्य का जो पड़ोसी है, यानी पड़ोसी का पड़ोसी, वह विजिघिषु का नेचुरल मित्र हो सकता है, क्योंकि इनके पड़ोसी और पड़ोसी के पड़ोसी में वही इश्यूज होंगे जो उनके बॉर्डर्स पर हैं। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा डायरेक्ट नेबर अक्सर तुम्हारा शत्रु होता है और तुम्हारे शत्रु का पड़ोसी तुम्हारा स्वाभाविक मित्र बन सकता है। अगर हम आज के ज़माने में देखें तो इस थ्योरी की गूंज हमारे आसपास भी सुनाई देती है। हम देखते हैं कैसे इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते रहे हैं और कैसे हमने कभी उनके पड़ोसी से दोस्ती बढ़ाई और कभी दूर के देशों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई ताकि अपनी पोजीशन को बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग कर सके। Chanakya called it the Rajmandala. Now, of course, Mandala means circle, but it also means a group, a gathering. Think of the term Bhajan Mandali. So it's ultimately at the end of the day a grouping. So it's a grouping of states bound together both by rivalry as well as by alliance. The state on your border is your natural rival because after all you are bound to have friction over forests, over rivers, over fertile land, over war elephants, over iron ore. But the state that lies beyond your rival becomes your natural friend. So take the obvious example. For India, Pakistan is on our border, the natural adversary, but the land beyond Pakistan, which is Afghanistan, by this very logic becomes a natural friend for India. Now, Chanakya mapped that circle 2,500 years ago
And he never stopped it at one ring. He told the ruler always to look behind himself. His real genius was the principle behind it. Make peace with an enemy or break with a friend exactly as your interest demands. So the resource now is no longer land, but a chain which is stretched across the whole planet. It could be oil, it could be rare earths, it could be semiconductors, it could be shipping lanes, it could be food, undersea cables, batteries, minerals. चाणक्य कहते हैं स्टेट क्राफ्ट में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट राष्ट्र हित होता है। यही बात आज के इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिज्म नाम की थ्योरी भी कहती है। रियलिज्म कहता है कि हर राज्य सबसे पहले अपनी सुरक्षा और अपने फायदे के लिए काम करता है और अलायंसेस तब तक ही टिकती हैं जब तक उनमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो। चाणक्य इस मंडल फ्रेमवर्क के बेसिस पर किंग को बताते हैं कि कब युद्ध करना उचित है और कब संधि यानी ट्रीटी करनी चाहिए, कब साम दाम दंड भेद का उपयोग करना चाहिए और कब खुले युद्ध से ज़्यादा गुप्त कूटनीति और स्पाइस का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनका मानना था कि ओपन वॉर एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उनके लिए एक ही मापदंड था, राज्य की सुरक्षा और स्थायी शक्ति। बाहर की राजनीति में व्यावहारिक या इवन मतलबी बनो, लेकिन अंदर अपने लोगों के साथ धर्म और न्याय से काम करो। मतलब राज्य के अंदर धर्म, बाहर शटे शाट्यम समाचरित, दुष्ट के साथ तुष्टता करो। आज जब हम ग्लोबल फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हैं, कभी एक देश से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कभी ट्रेड डिस्प्यूट, कभी डिफेंस कॉपरेशन, तो कहीं ना कहीं चाणक्य का मंडल थ्योरी का प्रिंसिपल उनकी सोच के बीच में छुपा हुआ महसूस होता है। अब बात करते हैं चाणक्य के नज़रिए से किंग या लीडर की। अर्थशास्त्र में राजा सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। चाणक्य कहते हैं राजा को डिसिप्लिन होना चाहिए, लर्नड, ट्रेंड और अपने पर्सनल सुख से ज़्यादा राज्य के हित पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए राजा धर्म बहुत मायने रखता है। राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे, उन्हें न्याय दिलाए और लोगों की रोजी रोटी सुरक्षित रखे। साथ ही वह प्रजा धर्म की भी बात करते हैं, लोगों का कर्तव्य राजा के प्रति कि अगर राजा न्याय युक्त है तो उसका सहयोग करें, राज्य को मजबूत बनाएं। चाणक्य ड्यूटी को अलग अलग स्तर पर देखते हैं, राजा धर्म, प्रजा धर्म, परिवार के लिए कर्तव्य, आश्रम धर्म और समाज में अपनी पोजीशन या प्रोफेशन के हिसाब से ड्यूटी, वर्ण धर्म। ये एक लेयर्ड सिस्टम है जहाँ हर व्यक्ति के पास कुछ हक भी हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ भी। आज जब हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक लीडर्स को देखते हैं तो उन पर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। उनकी लेजिटिमेसी लोगों के मैंडेट से आती है, लेकिन वह टिकती तभी है जब लोगों को लगता है कि उनका लीडर उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। अर्थशास्त्र का एक बहुत मजबूत और मूल हिस्सा। चाणक्य को समझ थी कि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के ना सेना टिक सकती है, ना राज्य की डे टू डे फंक्शनिंग। वो कहते हैं राज्य को कुछ कोर सेक्टर्स अपने हाथ में रखने चाहिए। To think that you had a 2300-year-old manual differentiating the interest rate between trade that happens over land versus trade that happens over seas implies that the man already had a very clear understanding of the fact that interest is ultimately linked to the risk of the endeavor. And critical sectors, yes, like mines, currency, forests, the great works of irrigation and roads, these he undoubtedly placed under the state, not because he distrusted enterprise, but because some assets he felt were too vital to be surrendered entirely to private fortune. But at the core, he allowed trade and commerce to flourish with real vigor,
state strength and private enterprise weren't enemies in his mind, they were partners. जैसे कि माइंस, फॉरेस्ट, सोना, चांदी, लोहा, नमक, रत्न, ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं, ये आज की नहीं, उस ज़माने की। ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो स्ट्रेटेजिक मायने रखते हैं। इन पर कंट्रोल राज्य के पास होना चाहिए, लेकिन वह ये भी नहीं कहते कि हर चीज़ स्टेट ही करे। प्राइवेट व्यक्ति, व्यापारी, किसान, कारीगर, सबको अपना रोल मिले और उनके रोल का मुनाफा भी मिले, लेकिन एक साफ फ्रेमवर्क के अंदर। खेती को वह इकोनॉमी का बैकबोन मानते हैं। अगर खेती थम जाए तो अनाज नहीं होगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा और राज्य को इंपोर्ट पर निर्भर करना पड़ेगा। ये स्थिति लंबी अवधि तक नहीं चल सकती, इसलिए वह एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। ज़मीन मूल रूप से राज्य की होगी, लेकिन लोगों को लीज पर दी जा सकती है, और जो कोई बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना दे उसको उस लैंड पर अधिकार मिल सकता है। यानी प्रोडक्टिविटी एंड हार्डवर्क को रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। आज के ज़माने में जब हम लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो चाणक्य का यह मॉडल काफ़ी प्रोग्रेसिव लगता है। टैक्स पर चाणक्य का दृष्टिकोण आज के पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। उनका सिंपल रूल है, टैक्स लोगों पर होना चाहिए, लेकिन एक बर्डन के रूप में नहीं। You know, listen to the Arthashastra when Chanakya says how to collect taxes. He says, just as one plucks ripe fruit from a garden, so should the king collect revenue. Never the unripe fruit, for that spoils the very source of revenue. So take it when it is due, and never so much that you end up killing the tree. Now, many modern states actually, frankly, they forget that. जब आप लोगों को एक्सेसिव टैक्सेशन से दबा देते हैं, जैसा अंग्रेज़ों और तिमुरिद मुगल के ज़माने में हुआ, तो आम जनता प्रोड्यूस करना कम कर देती है, या टैक्स छुपाने लगती है, या फिर एक्सट्रीम मेजर्स लेकर राज्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे उदाहरण आज हमें मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते हैं, लेकिन चाणक्य ने इस प्रकार के रिवोल्ट की सोच को उस वक्त समझ लिया था। अर्थशास्त्र में टैक्स सिस्टम रिलेटिवली सिंपल रखा गया है। खेती से एक फिक्स शेयर, ट्रेड पर कुछ ड्यूटीज, लेकिन डजन्स ऑफ हिडन चार्जेस नहीं। इस सिंप्लिसिटी से लोगों का ट्रस्ट बना रहता है और प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही वो राज्य को ये सलाह देते हैं कि ट्रेजरी सिर्फ एक सोर्स पर dependent ना हो। Expanding the market through international trade and diversifying products ensure that there's a much bigger market and much more opportunities for people within Bharat, and as well as ensuring that people within Bharat benefited from this. He also ensured that wherever, if need be, that he provided incentives for people within Bharat to benefit from this. For example, Bharatiya traders to sort of get global exposure, enhance their potential. So that is the reason why, you know, in the early Common Era period, right from starting from Chanakya onwards or a bit earlier, you see extensive corporate shrenis or guilds there across the oceans in various places. लैंड रेवेन्यू, ट्रेड, माइंस, इंडस्ट्रीज, सब से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ताकि अगर एक सेक्टर गिर जाए तो राज्य फाइनेंशियली कोलैप्स ना हो। गल्फ के राज्यों में वो वीकनेस दिखती है, क्योंकि उनका ज़्यादातर टैक्स ऑयल रेवेन्यू से ही आता है। क्राइसिस के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी रूल बुक भी लिखी है। अगर जंग हो जाए या अकाल या बड़ी आर्थिक परेशानी आ जाए, जैसे आज के ज़माने में दुनिया में जो खाड़ी में जो लड़ाई हो रही है उसके कारण हुई है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए टैक्स थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लग सकती है, या फिर नए रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी हो और प्रजा को एक्सप्लेन किया जाए। आज जब हम फिस्कल डेफिसिट्स, बोरोइंग, IMF, वर्ल्ड बैंक, बॉन्ड मार्केट्स की बात करते हैं, तो कोर प्रिंसिपल वही है।
राज्य को अपना खजाना इतना मजबूत रखना चाहिए कि इमरजेंसी में भी गवर्नेंस टूट ना जाए और हम हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स लेने पर मजबूर ना हो जाएं, जैसा हमारे पश्चिमी देश हो गया है। मैं फिर से नाम नहीं लूँगा उस देश का, आप सब समझदार हैं, आप समझते हैं। चाणक्य बिलीव्ड कि सिर्फ पॉलिसीज़ और आइडियाज़ लिख देना काफ़ी नहीं, जो लोग इन नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी अफसर, कार्यकर्ता, ब्यूरोक्रेट्स, वही ही असली इंजन हैं। इसलिए वो एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देते हैं कि कौन सा अफसर ट्रेड देखेगा, कौन माइंस, कौन फॉरेस्ट, कौन पास्चर्स, कौन ग्रेनरीज, कौन ट्रेजरी, कौन लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वगैरह। रिक्रूटमेंट मेरिट पर होना चाहिए, यानी कि जो काम के लिए सबसे ज़्यादा योग्य हो उस काम के लिए उसे ही जिम्मेदारी मिले, सिर्फ परिवार, संप्रदाय या पर्सनल कनेक्शन के बेसिस पर नहीं। वो परिवारवाद के खिलाफ थे ऐसा लगता है। प्रमोशन भी परफॉर्मेंस बेस्ड हो, जो अच्छा काम करे, जिसमें पोटेंशियल हो, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। अर्थशास्त्र में स्पाइस, इंटेलिजेंस नेटवर्क, इंटरनल सिक्योरिटी सबके बारे में डिटेल दिया गया है। चाणक्य लिखते हैं कि राजा को सिर्फ दुश्मन की जानकारी नहीं, बल्कि अपने राज्य के अंदर हो रही कॉन्स्पिरेसीज की भी खबर होनी चाहिए। इसलिए वो अलग अलग प्रकार के स्पाइस का जिक्र करते हैं, जो बाजार में, सिटी गेट्स पर या समाज के अलग अलग हिस्सों में रहकर राज्य को इंफॉर्मेशन देते हैं। आज के दौर में जब हम इंटेलिजेंस एजेंसीज, काउंटर टेरर, साइबर सर्वेलेंस की बात करते हैं तो नेचुरली टूल्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन बेसिक आइडिया वही है। वो क्या है? इंफॉर्मेशन इज पावर। The integration of the various moving parts of the state. This is really the genius, because Chanakya never treated economy and security and justice and welfare as separate departments. He saw them as one interlocking machine. He had a line for this: one wheel does not move a chariot. A prosperous economy funds a capable army secures the trade routes that feed the economy. Fair justice keeps the people loyal, and loyal people pay their taxes willingly. Intelligence guards the whole system. So we in modern times tend to govern in silos, finance here, defense there, welfare somewhere else, each guarding its own turf. Chanakya would have actually found that baffling, because to him it was a single system, and the ruler's art was the ability to be able to see the whole chessboard in its totality at once. तो फिर अर्थशास्त्र में आज क्या सिखाता है? सबसे पहले कि आज की मॉडर्न इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्टेट एंड गवर्नेंस पॉलिसीज दुनिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकती है, लेकिन एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन भारतीय लोग स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों पर वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल सोच रखते आए हैं, जो कि हमारे 2300 साल पुराने ग्रंथ में लिखी गई थी। दूसरी बात, यह ग्रंथ हमें एक बैलेंस्ड दृष्टिकोण देता है, अंदर से धार्मिक, न्याययुक्त, लेकिन बाहर की दुनिया के साथ पूरी तरह रियलिस्टिक और स्ट्रेटेजिक। तीसरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि लीडर की पहचान उसके स्लोगन से नहीं, बल्कि उसके लोगों की सुख, शांति और समृद्धि से होती है। और यह बात कोई मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं, हमारे अपने आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में लिख कर गए हैं। ये कोई मॉडर्न आइडियाज़ नहीं हैं, ये हजारों सालों से चले आ रहे और आचार्य चाणक्य के ही प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। हो सकता है आज की दुनिया में टूल्स, बॉर्डर्स, इंस्टीट्यूशंस बदल गए हों, लेकिन ज्ञान का मूल सिद्धांत वही है कि एक मजबूत, न्याययुक्त, समृद्ध राज्य वही होता है जहां राजा अपनी प्रजा को समझता है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर नज़र रखता है और बाहरी दुनिया के साथ समझदारी से डील करता है। और इस समझ का सबसे पुराना, सबसे स्पष्ट सबूत हमारे पास एक ग्रंथ के रूप में है, जिसका नाम है
अर्थशास्त्र और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ एक कंप्लीट मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का गाइड है जो कि हमारे आने वाली जनरेशन्स को एक संपूर्ण नागरिक बनाने में सहायक हो सकता है। क्योंकि हम हैं इनफाइनाइट इंडिया, एक नया नेशन एक एंशिएंट सोच के साथ। जय हिंद।